नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में दूसरी सरकार चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश, भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज करें एफआईआर। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए हिंसा के मामलों को लेकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोर्ट ने इस बारे में गुरुवार को अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो, मामले में कल सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने आज 4 वीडियो क्लिप देखे। कोर्ट ने कहा कि केवल इन 3-4 क्लिप तक हम सीमित नहीं रहेंगे, ऐसी सारी क्लिप पर एफआईआर दर्ज करें। हर भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज कीजिए। अब तक कोई मामला दर्ज न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ 3 वीडियो क्लिप के आधार पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रही। पुलिस ऐसी अन्य क्लिप पर भी प्राथमिकी दर्ज करे। 4 बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक अभय वर्मा और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के वीडियो अदालत में चलवाए गए। कोर्ट में अनुराग ठाकुर का वह वीडियो चलाया गया जिसमें नारा लग रहा है। बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो भी चलाया गया। यह कल शाम का वीडियो है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि क्या वहां 144 लगी हुई थी। पुलिस ने कहा कि नहीं, लक्ष्मी नगर में 144 नहीं लगी थी। याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजावलिस ने कहा कि यह सभी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इनके बयानों से इनकी नीयत पता चलती है। इन्हें प्राउड होता है अपने इस तरह के स्लोगन पर, लिहाजा कोर्ट को इन लोगों को जेल भेज देना चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा कौन सा डीसीपी वीडियो में कपिल मिश्रा के साथ खड़ा है, क्या नाम है। कोर्ट में मौजूद अधिकतर वकीलों ने कहा डीसीपी सूर्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़क पर उतरी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय से मार्च निकाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च को गांधी स्मृति तक जाना था, लेकिन इससे पहले ही जनपद मार्ग पर उन्हें दिया गया। प्रियंका गांधी के अलावा मार्च में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, पीएल पुनिया, रणदीप सुरजेवाला, अजय सिंह लल्लू, मणिशंकर अय्यर, सुष्मिता देव, कृष्ण तीरथ और सुभाष चोपड़ा रहे। पार्टी मुख्यालय से शुरू हुए मार्च को 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति तक जाना था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गांधी स्मृति पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद पार्टी नेता सड़क पर ही बैठ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल और सिसोदिया को करना चाहिए हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इलाके का दौरा करना चाहिए। जज ने कहा कि आपके जाने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर आपका हमला, हाई लेवल मीटिंग का दिखावा कर रहे अमित शाह। जी हां दोस्तों, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में अमित शाह औपचारिकता और दिखावे में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें, मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बीजेपी विधायक को विवादित नारे लगाते हुए देखा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने कहा इस्तीफा दे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज हुई। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा हालात चिंताजनक है। एक साजिश के तहत हालात बिगड़े। बीजेपी नेताओं ने भाषण दिए, चुनाव के दौरान नफरत फैलाया। दिल्ली की स्थिति के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार सही नहीं। जी हां दोस्तों, एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह याचिकाओं पर विचार करके शाहीन बाग प्रदर्शनों के संबंध में दायर की गई अपीलों के दायरे में विस्तार नहीं करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की है। इसके बाद न्यायालय ने दिल्ली से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माहौल शांतिपूर्ण रहे, यह सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाले प्रशासन का काम है।
सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय से दिल्ली से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियां न करने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे पुलिस बल हतोत्साहित होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल संदर्भ में टिप्पणियां नहीं की गई, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि कानून व्यवस्था बनी रहे। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा कि पुलिस ने पेशेवर रवैया नहीं अपनाया। कोर्ट ने अमेरिका तथा ब्रिटेन में पुलिस का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कुछ गलत होता है कि पुलिस को कानून के अनुसार पेशेवर तरीके से काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उकसाने वाले लोगों को पुलिस बचकर निकलने देती है तो यह सब नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भड़काने वाले बयान देता है तो पुलिस को आदेशों का इंतजार नहीं करना होता, बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के धोखे से बीजेपी परेशान, आरजेडी बोली जल्द बदल सकती है बिहार की सियासत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में भले ही सर्वसम्मति से एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रस्ताव पारित हो गया, इससे अचानक बड़ी ठंड के बीच सूबे में सियासत की हवा गर्म हो गई है। बीजेपी नेता व प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस पर अब राजनीति बंद हो जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी के अधिकतर नेता दबी जुबान में इसे जेडीयू का धोखा करार दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद हुए इस फैसले के बाद सूबे में नई सियासी समीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जाहिर है इससे बीजेपी जहां निराश दिख रही है, वहीं आरजेडी की बाँछें खिली हुई है। भले ही बिहार विधानसभा के पटल से एनआरसी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कल के घटनाक्रम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कल का यह निर्णय बीजेपी कार्यकर्ताओं को आहत करने वाला है। वहीं बीजेपी द्वारा जताए गए विरोध पर आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी विधायक डॉक्टर नवाज आलम का कहना है कि ये लोग बेवजह देश को मजहब के नाम पर बांटने की फिराक में थे, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव की पहल पर एनआरसी के खिलाफ सरकार ने न सिर्फ कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी दी, बल्कि उसके विरुद्ध सदन के पटल से प्रस्ताव भी पारित करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एटीएम से निकल रहे 2000 से ज्यादा 500 के नोट चलन से बाहर करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बैंकों के एटीएम से अब 2000 रुपए के नोटों की जगह अधिक मात्रा में 500 के नोट निकल रहे हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि उच्च मूल्य वाले 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी है। सूत्रों ने बुधवार को कहा कि वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई निर्देश नहीं है। बैंक ने खुद ही अपने एटीएम में छोटे नोट डालना शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहकों को सुविधा हो। कुछ बैंकों ने अपने एटीएम को छोटे नोटों के हिसाब से समायोजित करना शुरू कर दिया। कुछ और बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने कहा है कि उसने अपने एटीएम में 2000 का नोट डालना बंद कर दिया है। वहीं जब इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है बैंकों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि 2000 के नोट को तुड़ाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में बैंकों ने एटीएम में 2000 का नोट डालना बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा आरटीआई पर दिए गए जवाब में कहा गया है कि 2016-17 के दौरान 2000 रुपए के 354.29 करोड़ रुपए नोट छापे गए। हालांकि 2017-18 में यह संख्या घटकर 11.15 करोड़ और 2018-19 में 4.66 करोड़ पर आ गई। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि 2000 के नोट चलन में तो रहेंगे, लेकिन अंततः उनके परिचालन में कमी आएगी। इस कदम को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि इससे लोगों के पास उच्च मूल्य के नोटों में कमी आएगी और काले धन पर रोक लगाया जा सकेगा। गौरतलब हो कि साल 2016 में सरकार ने 1000 और 500 के नोटों के चलन पर रोक लगा दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर हाई कोर्ट सख्त, बीजेपी नेताओं के बयानों पर मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस को दोपहर 12:30 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। इसके अलावा वकील फजल अब्दाली और नबीला हसन की याचिका में भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा तथा अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने आधी रात सुनवाई के बाद पुलिस को संशोधित नागरिकता कानून को लेकर लोगों को सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के आवास पर उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें पर्याप्त सुविधाओं वाले चिकित्सीय संस्थानों तथा सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की पीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें उन्हें दिए गए उपचार के बारे में जानकारी हो। मामले पर आगे की सुनवाई आज बुधवार यानी 26 फरवरी को होनी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहीन बाग पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोड प्रोटेस्ट के लिए नहीं, अभी सुनवाई का माहौल नहीं। जी हां दोस्तों, शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है और कालिंदी कुंज सड़क पिछले 70 दिनों से बंद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है। शाहीन बाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि हमने उनकी दी रिपोर्ट देखी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप पुलिस को डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है, मामले को टालते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनआरसी को लेकर जेडीयू पर बिफरी बीजेपी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने और एनपीआर 2010 के अनुसार ही लागू करने का बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद बीजेपी को अब लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि प्रस्ताव लाने के पहले बीजेपी से कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि जेडीयू को प्रस्ताव लाने के पहले बीजेपी से राय ले लेनी चाहिए थी। प्रेम कुमार यहीं नहीं रुके। प्रेम कुमार ने कहा कि प्रस्ताव लाना बिहार सरकार का अधिकार है, पर हमारा समर्थन केंद्र के नियमों के साथ है। प्रस्ताव पारित होने के बाद बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा कि कुछ लोग अगर नाराज हैं तो स्वाभाविक है। बिहार में हम सभी नीतीश कुमार की अगुवाई में शासन में हैं, इसलिए बात माननी होगी। जिस राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां यकीनन एनआरसी पूर्ण रूप से लागू होगा। बीजेपी नेता और मंत्री विनोद सिंह ने भड़ास निकालते हुए कहा कि ये आनन फानन में लिया गया फैसला है। यह प्रस्ताव उस रूप में पारित नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए था। इस मामले में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की बात होने के बाद ही लागू होगा। सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह विपक्ष की जीत है और सरकार ने विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं। आरजेडी इस मामले में लोगों की लड़ाई लड़ती आ रही थी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की एकता ने रंग दिखाया और हमारी जीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसे नीतीश से सवाल पूछना चाहिए या फिर सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता ही रहेंगे। शिवसेना ने कहा आरएसएस नेता समझ लें, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने मंगलवार को यह कहने पर आरएसएस की आलोचना की कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लंबे समय तक विपक्ष में नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में किसी भी तरह के परिवर्तन की संभावना से इनकार करते हुए शिवसेना ने फडणवीस से कहा है कि अपना काम करना जारी रखें। फडणवीस विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने हाल ही में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस केवल समिति अवधि के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने नागपुर में एक निराधार बयान दिया कि देवेंद्र फडणवीस लंबे समय तक विपक्ष में नहीं रहेंगे और उनके नाम के साथ लगा उपसर्ग पूर्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसमें कहा गया इस टिप्पणी से विपक्षी दल मानसिक रूप से खुश हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए देवेंद्र जी, हम आपसे केवल यह कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में अपना काम जारी रखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टैरिफ किंग कहने वाले ट्रंप फिर हुए नाराज, कहा भारत ठीक नहीं कर रहा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर हैं और पत्रकारों से बातचीत में फिर उन्होंने टैरिफ को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हार्ले डेविडसन की बाइक्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। हार्ले डेविडसन एक उदाहरण है। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अमेरिका ने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था जब ट्रंप ने भारत को कहा था टैरिफ किंग। उन्होंने कहा हम जब हार्ले डेविडसन भेजते हैं तो भारत उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत जब अपनी बाइक भेजता है तो हम कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं। भारत जो हमारे साथ कर रहा है वो ठीक नहीं है। भलाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। बता दें, पिछले साल ही हार्ले डेविडसन मसले पर ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था। दरअसल दुनिया में सबसे शानदार बाइक में से एक गिने जाने वाली
हार्ले डेविडसन के मसले पर भी वर्षों से अमेरिका की भारत से शिकायत रही है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत का फैसला हमें बर्दाश्त नहीं है और हार्ले डेविडसन पर 50% टैरिफ भी मंजूर नहीं है। भारत ने हार्ले डेविडसन पर 100% टैरिफ लगाया था। मोदी ट्रंप के बीच बातचीत हुई तो टैरिफ 50% पर तय हुआ है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। दुनिया भर में जारी मंदी के माहौल के बीच ये ट्रेड डील भारत के लिए बड़ा बूस्ट हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने भारतीय कंपनियों को लेकर कहा कि वो उनके निवेश से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे को लेकर कहा कि इतना सम्मान किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मिला। वैसे भारत और अमेरिका के बीच कारोबार लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 में दुनिया के देशों के साथ अमेरिका का व्यापार 1% से भी कम रहा, लेकिन भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं दिखती। 2019 में दोनों देशों ने 92.8 अरब डॉलर का कारोबार किया, जो 2018 की तुलना में 5% ज्यादा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।